खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। अमन कानून की बहाली को लेकर पुलिस ने इक़दाम उठाए हैं। आरवनी जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को भी बंद कर दिया गया है। अनंतनाग का रुख करेंगे। एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, अभी इस एनकाउंटर के ताल्लुक से तफसीलात हम आपसे चाहेंगे। बिल्कुल हिना, जो ये एनकाउंटर है वो अभी भी जारी है। जिस तरह से आपने बताया था कि ये सुबह सवेरे, हालांकि सहरी के वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और जिसमें ये बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है उन्होंने पनाह ले रखी है मोमिन हाल, जो अनंतनाग के मजाफात में एक गाँव पड़ता है वहाँ पर। तो जिसके बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जो ही फोर्स ने पेश की तो वहाँ पर पनाह लिए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की, और जिसके बाद रिटेलिएशन हुआ, और रिटेलिएशन के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। और अभी तक जो हमारे पास ताज़ा इतला है, हालांकि पुलिस ने तस्दीक कर दी है इसकी कि एक मिलिटेंट जो है उसकी बॉडी जो है रिट्रीव कर दी गई है। हालांकि ये बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक एक ही बॉडी को रिट्रीव किया गया है, और मजीद जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। और जितने भी जो रास्ते हैं जो आरवनी की जानिब जाते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है बॉर्डर इसके जो मिलते हैं वो कुलगाम और शोपियां अजला से भी मिलते हैं, और इसलिए ये सिक्योरिटी या फिर मिलिटेंसी के एतबार से काफी हसास सेंसिटिव जो है माना जाता है। और इसलिए अमन कानून की सूरत हाल को बाहर रखने के लिए जितने भी इकदाम करने चाहिए थे वो पुलिस ने उठाए हैं, और जो रोड्स है उनको सील कर दिया गया है। और उसके अलावा जो मोबाइल इंटरनेट खिदमात है उनको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन है इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, और जो वहाँ पर मामूल की जिंदगी है उसको बहाल कर दिया जाए। मुदस्सिर, आपने इलाके के बारे में बताया कि काफी हसास माना जाता है। आपसे मजीद इसके जोग्राफियाई चाहेंगे कि क्या ये रिहायशी इलाका है या फिर दूर दराज का इलाका है, किस तरह का? बिल्कुल ये रिहायशी इलाका है। जिस तरह से हमने बताया कि इसके जो बॉर्डर्स है वो शोपियां और कुलगाम अजला से मिलते हैं, और पहले ही हमने बताया कि ये जो दोनों अजला है जनूबी कश्मीर के, तो ये मिलिटेंसी के एतबार से काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी करार दिए गए हैं, और आए रोज यहाँ पर जो है एनकाउंटर्स होते रहते हैं। और यही वजह है कि जो मोमिन हाल आरवनी है यहाँ पर इकदाम उठाए गए हैं जो अमन कानून की सूरत हाल को बाहर रखने के लिए, या फिर जो कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए यहाँ पर जो है जी मुदस्सिर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम असेंबली ने मवेशी तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक्ट को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। तरमीमी एक्ट में बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल 8 अजला के अलावा ज़राअत और मवेशियों के मकासद के लिए मवेशियों की बैनुल अजला नक्ल हरकत की इजाज़त दी गई है। ये एक्ट रियासत में ज़बीहे, इस्तेमाल और मवेशियों की नक्ल हरकत को मुनज़्ज़म करता है। इस कानून का मकसद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को मवेशियों की स्मगलिंग को रोकने के अलावा गैर कानूनी ज़बीहे को रोकना है। ये कानून मंदिरों या सतरास के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय के ज़बीहे पर भी पाबंदी लगाता है। तरमीम में ये शिक है कि अदालत की इजाजत से मवेशी ले जाने वाली जब्त की गई गाड़ियों और कश्तियों की नीलामी की जाएगी। ख्याल रहे कि आसाम असेंबली का खुसूसी इजलास चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ आसाम से हमारे साथी राजू बुरवा। राजू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से असेंबली में एक खास एक्ट लाया गया है, क्या कुछ उसकी डिटेल्स? हाँ देखिए हिना जी, आपने जो बताया अभी कि ये जो बिल था, ये बिल में थोड़ा अमेंडमेंट लाया गया है, और पहले से ये जो चल रहा था गैर कानूनी से जो गाय का अवैध चलाचल चल रहा था, ये रुकाने के लिए ये बिल लाया गया है। और इस बिल में जो अमेंडमेंट आया है वो है कि
यहाँ जो असम का जो बॉर्डर एरिया है, जी, वो जी। बॉर्डर एरिया में जो जिले है, धुबरी पकड़ी है, वहाँ पे करीमगंज है, मानकासार है। इस जो जिले है, इस जिले के लिए डिब्रूगढ़ से, तिनसुकिया से, गुवाहाटी से ये जो गायिका पहले जी, चलाचल था, जी, जी। वो नहीं कर सकेगा अभी। लेकिन जो आन जिले है, आन जिले है, उस जिले में ये कर सकता है, लेकिन वो जो सीमा के जो जिले है, उस सीमा के जिले तक ये गाय नहीं ले जा सकते हैं। राजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अपोजिशन ने इसके लिए कुछ इसका अपोज किया था? अपोजिशन जो अखिल गगई शिवसागर का एमएलए था और कांग्रेस का जो एमएलए है, एआईयूडीएफ का एमएलए है, उन लोगों ने कुछ यहाँ पे विरोध किया था, लेकिन उस विरोध का जो युक्ति है उन लोगों का, वो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम तर डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए। पूरे मुल्क में ओमिक्रॉन का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। अब तक 16 रियासतों में 340 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गैर मुमालिक से आने वाले अफराद में ये वेरिएंट ज्यादा देखा जा रहा है। खासकर ऐसे लोग भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं। हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज जायजा मीटिंग तलब की थी, रियासतों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही जरूरत के मुताबिक अपनी अपनी रियासतों में बंदिशें आयद करने की उन्होंने हिदायत भी दी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 केसेस पुणे जबकि 5 मुंबई से सामने आए हैं। ठाणे, नागपुर, उस्मानाबाद से भी ओमिक्रॉन के नए मामलों की तस्दीक हो गई है। उधर रियासत में कोरोना के नए मामलों में भी लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 17 मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर इसके फैलाव को रोकने के लिए तदबीरें भी जारी हैं। इस सिलसिले में टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के पेश नजर होटल, रेस्तोरां, शादी और दीगर तकारीब में शुरका की तादाद को महदूद करने के हवाले से आज हुकूमत गाइडलाइन भी जारी करेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के आसपास के इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं ओमिक्रॉन की, और कोरोना की भी नई गाइडलाइंस आज जारी हो सकती हैं। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में लगातार ओमाइक्रॉन और साथ में कोविड के जो बढ़ते खतरे हैं वो एक बार फिर महाराष्ट्र के लोग इसके चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं इजाफा होता साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। कल का जो दिन था काफ़ी अहम दिन था। वो 23 लोगों का एक साथ ओमिक्रॉन का मामला सामने आना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़े बढ़कर अब 88 हो चुके हैं, और तो वहीं पर मुंबई में भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि कोविड के मामले पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले का जो आंकड़ा है पूरे महाराष्ट्र में 1100 से भी ज़्यादा लोग इससे पीड़ित पाए गए, 17 मौतें हुई। साथ ही मुंबई का जो आंकड़ा है 500 के पार हो चुका है। यानी कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय जरूर बन चुका है। आज सरकार की तरफ से एक बड़ी गाइडलाइन जारी की जाती है। खास करके उन बातों पर ज़्यादा जोर होगा क्योंकि एक दिन पहले और एक दिन बाद हमने देखा जिस तरह से वीकेंड शुरू हो गया है और साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्रिसमस आने वाला है और साथ ही न्यू ईयर की जो पार्टियां होती हैं मुंबई में अक्सर देखा गया कि काफ़ी भीड़ उसमें इकट्ठा होती है, और इस भीड़ को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सके और किस तरह से भीड़ को कम किया जाए इस पर सरकार का ध्यान होगा। साथ ही जिस तरह से होटल्स में हम देख रहे हैं कि अब भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, तो हो सकता है एक कठोर कार्रवाई का निर्णय भी इस पूरे मामले में लिया जा सकता है। और साथ ही जिस तरह से पहले ही मुंबई में और एक धारा 144 लागू है, तो इस दौरान कई बड़ी सभा या पॉलिटिकल कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन शादी हो या फिर दूसरे समारोह हो वहाँ पे भी भीड़ होती है और वहाँ पे भी कोविड के जो नियम है उसका उल्लंघन किया जाता है। तो इसे लेकर भी जो टास्क फोर्स में बैठक हुई, इस बैठक में सभी जो मेंबर्स हैं टास्क फोर्स के उन्होंने चिंता जताई कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसे कम करने की जरूरत है। नहीं तो ये नंबर अगर बढ़ते हैं तो काफी दिक्कतें नजर बनी हुई है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त पाबंदियां आयद रहेंगी। नाइट कर्फ्यू की वजह से क्रिसमस के त्योहार पर असर पड़ेगा। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही मजहबी रस्मात अदा की जा सकेंगी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि तीसरी लहर के अंदेशे के मद्देनजर कोरोना के ज़ाब्ते सख्त किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को अलर्ट रहने, भीड़ भाड़ से बचने की भी सलाह दी है। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात मौखर करने की अपील की है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की अपील की है। जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव की क़यादत वाली बेंच ने ईसी से ये अपील की कि वो सियासी जमातों को रियासत में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनज़्ज़म न करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शेखर यादव ने इलेक्शन कमीशन और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि असेंबली इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मौखर कर दिए जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इस अपील के साथ अदालत ने टीकाकारी मुहिम की सताइश भी की है। और नाज़रीन, आपको अहम खबर दे दें कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर इलेक्शन कमीशन की भी नजर है। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग है। मीटिंग के बाद कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। तो ज़राए के हवाले से ये बेहद अहम खबर आपको दे दें। जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की भी इस पर नजर है। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इंतखाबात हैं, इनकी तारीखों के ताल्लुक से इसी अहम फैसला लेने वाला है और अगले आने वाले कुछ दिनों में इनकी तारीखें भी तय हो जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन की नजर है। सबसे अहम, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे नुमाइंदे नीरज जो है वो मौजूद हैं। नीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन की भी इस पर खास नजर है, क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग की टीम 28-29 तारीख को उत्तर प्रदेश जाएगी और उत्तर प्रदेश में अभी आज की तारीख में चुनाव आयोग की टीम उत्तराखंड में है और आज एक प्रेस वार्ता भी करेगी। लेकिन इस बीच कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है ओमिक्रॉन के मामले पे, कोरोना के मामले पे, कि रैलियों को न किया जाए। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में तमाम मसले, यानी कोरोना का बढ़ता मामला, ओमिक्रॉन चुनाव आयोग के दायरे में है, उनके संज्ञान में है और इसलिए 27 को एक बैठक बुलाई गई है हेल्थ सेक्रेटरी की, जिसमें आने वाले वक्त में कोरोना को लेकर क्या चुनाव आयोग की रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी और हेल्थ सेक्रेटरी से स्थिति के बारे में जायजा लेगा। चुनाव आयोग की क्या समीक्षा करेगा कि कैसे आने वाले वक्त में वो अपनी जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव आयोग चुनाव को कंडक्ट करे। तो बैठक के बाद आने वाले
जी, जी। में चुनाव आयोग कोई अंतिम फैसला लेगा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जी। कैसे चुनाव कराने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम तफसीलात के लिए। लुधियाना अदालत में धमाके के बाद इंतजामिया ने पूरे शहर में 13 जनवरी तक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। आज सुबह 10 बजे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात फराहम करेंगे। एनएसजी की टीम इस धमाके की जांच में जुटी है। इस धमाके में एक शख्स की मौत और 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने इस जुहत में तमाम तर तफसीलात मांगी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। लुधियाना अदालत धमाका मामले से जुड़ी ये खबर है। खुफिया जराये के हवाले से ये खबर है कि आईईडी के इस्तेमाल का शक है। सबसे अहम कि 3 मरतबा खुफिया महकमे ने अलर्ट भी जारी किया था। यहां तक कि धमाके के दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। पाक आईएसआई और खालिस्तानी तंजीमों के हमले का अलर्ट जारी किया था। तो बेहद अहम खबर लुधियाना कोर्ट धमाका मामले से जुड़ी हुई कि खुफिया जराये के हवाले से यह खबर है। आईईडी के इस्तेमाल का शक है। 3 मरतबा खुफिया महकमे ने इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया था। यहां तक कि धमाके के दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। पाक आईएसआई और खालिस्तानी तंजीमों के हमले का अलर्ट जारी किया था। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों लोग फिजाई आलूदगी से बेहद परेशान हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 के पार है। सांस लेना दूभर हो गया है। साथ ही सर्दी का सितम भी जारी है। ठंड की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आमदोरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर है। मुतादिद ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। बेसहारा और बेघर अफराद को ऐसे में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर दिखाई नहीं दे रहा। पॉल्यूशन तो बहुत है, जिसे हम देख के कह सकते हैं ना कि ये ओस है। ओस नहीं है, इसके अंदर पॉल्यूशन काफी घुला मिला हुआ है, जो हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। बुजुर्गों के लिए तो है ही, लेकिन जवानों के लिए भी बहुत ज्यादा है ही। सबसे पहले तो यही है, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और अभी जो ये सुबह जब हम अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलते हैं तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लगता है। हमें लगता है वो ओस है, बट वो ओस नहीं होती, वो पॉल्यूशन होता है। रीजन क्या मानते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन? व्हीकल्स, फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, वही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जो फिलहाल टेम्परेचर है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज का जो टेम्परेचर है वो लगभग 9 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि साफ तौर से आने वाले दिनों में जो फॉग है वो बढ़ेगा। हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर श्रेणी में है, जो वेरी पुअर है, यानी कि 429 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नापा गया है। हालांकि आपको बता भी दें कि जो फॉग का स्तर है उसमें प्रदूषण की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी लो है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय आप देख भी सकते हैं तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं सड़कों पर, वो तमाम जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपने जो हेडलाइट्स हैं उसको जला रखा है। चूंकि फॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपनी जो हेडलाइट्स है वो जला रखी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं उन 2-3 दिनों में फॉग ज़्यादा पड़ने की कहीं ना कहीं आसार नज़र भी आ रहे हैं, यानी कि जो शीतलहर है वो शीतलहर कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसलिए सुबह और शाम जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो दिन है यानी कि दिन में कहीं ना कहीं धूप निकलेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवाओं में ठंडक हो सकती है। चूंकि जो आने वाला 2-3 दिन है वो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो मौसम होगा उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखने को मिल सकती है। लिहाजा अगर आप अपने घरों से निकल भी रहे हैं तो ठंड से बचने के लिए तमाम जो कारगर उपाय हैं वो जरूर करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।